हेलो साथियों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप पर। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिपल सी की इस क्लास को। और आज चैप्टर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, का पहला पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने थ्योरी क्लास भी आपको कराई है, आई होप आपने उसको देखा होगा। और यहाँ पर हम इस लाइव सेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सभी को इस क्लास को लाइव अटेंड करना है। अगर किसी कारण से आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो इसे बाद में भी देखा जा सकता है, पर कोशिश ये करो कि आप लाइव ही इसे अटेंड करो, ठीक है। चलो भाई, शुरू करते हैं सेशन को। जो भी क्लास में आ चुके हैं, क्लास में हाजिर हो चुके हैं, आप सबको गुड मॉर्निंग। तो फटाफट से आप क्लास में जुड़ जाइए। देखो, आज का सबसे पहला सवाल है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपसे कई बार पूछेगा एग्जाम में, तो इसके बारे में हम लोग आज सही से समझ लेते हैं कि भाई भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है पहला। ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है आपका, वो है ऑप्शन नंबर बी, कि परम 8000 नाम से जो कंप्यूटर है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। कुछ इस प्रकार से आपका सुपर कंप्यूटर होता है। अब यहाँ देखो, जो परम सुपर कंप्यूटर है वह एक सीरीज है, मतलब परम नाम से बहुत सारे सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, एक पूरी सीरीज है। तो अब इसको बनाने वाली संस्था कौन सी है? सीडैक है, ये याद रखना है। और सीडैक का फुल फॉर्म भी पेपर में आ सकता है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये भी याद रखना है। 1991 में यहाँ पर सबसे पहले ये सुपर कंप्यूटर बना और पुणे महाराष्ट्र में ये संस्था स्थापित। ठीक है, सीडैक जिसका नाम है। परम 8000 1991 में बना। परम 8600 1992 में बना। उसके बाद 8600, फिर ऐसे परम 9922 1994, परम 10,000 1998, परम पद्मा 2002, ऐसे ही परम युवा 2008, परम युवा सेकेंड 2013। ऐसे ही ये पूरा एक सीरीज जो है वो चली गई। आप देखो, परम कंचनजंगा 2016 में बना, फिर परम बायो एम्ब्रायो बना, इन्फेर्नो बना, श्रेष्ठा, रुद्र, नील, शिवाय, परम ब्रह्म, परम एआई, परम संगणक, परम युक्ति, परम उत्कर्ष, परम स्मृति, परम सेवा, परम स्फूर्ति, परम प्रवेजा, गंगा, शक्ति, अनंता, हिमालय, कमरूपा, पारुल। और परम पारुल ये सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर है आपका, 2022 में बना। तो ये पूरी एक लिस्ट मैंने समझा दी, पूरा जो है जो सीरीज बनी है इसकी वो मैंने आपको बता दी। अब एक सवाल ये हो सकता है, इतना तो समझ में आ गया कि भाई परम है और परम 8000 पहला था, ये पूछता है एग्जाम में। और किसने बनाया? सीडेक ने बनाया, ये भी आपको पता लग गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि दुनिया का सबसे तेज कौन सा है, सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्ल्ड का। दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इस चीज को हम देखेंगे। तो यहां पर ध्यान से पढ़िए कि जो फ्रंटियर है ये अमेरिका का है, और सबसे तेज है, सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर। स्पीड की बात करें तो 1.1 एक्जा फ्लॉप्स की स्पीड है। पुगाको सेकेंड नंबर पर आता है, जिसकी स्पीड 415 पेटा फ्लॉप्स की है। और एक पॉइंट याद रखना है, 2023 के अकॉर्डिंग द एरावत सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। भारत में अगर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो वो एरावत है, हैविंग बीन रैंक्ड 75th फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड इन द टॉप 500 सुपर कंप्यूटर लिस्ट। टॉप 500 की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो 75वीं रैंक ये भारत का सुपर कंप्यूटर लेकर आया है, जिसका नाम एरावत है। Aravat has been installed at the Center for Development of Advanced Computing CDAC in पुणे। इसको भी पुणे में स्थापित किया गया है। तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? एरावत। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? आप सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं, और इस पे कह रहा है कि कौन सी मेमोरी को एक्सेस करने में कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, ये जवाब दीजिए। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है? जो भी बच्चे क्लास में हाजिर हैं, आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य हेलो लिखें और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में भेजते रहें, ठीक है।
चलिए भाई, तो यहाँ पर इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, कैश मेमोरी। करेक्ट आंसर कैश मेमोरी जाएगा। सबसे फास्ट मेमोरी यही होती है, कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी देखो थोड़ा इसके बारे में और यहाँ समझते हैं। कैश इज अ हार्डवेयर कैश यूज्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर टू रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। यानी मेन मेमोरी से जो डेटा आपका प्रोसेसर एक्सेस करता है उसके टाइम को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इसका यूज होता है। अ कैश इज स्मॉलर फास्टर मेमोरी लोकेटेड क्लोजर टू अ प्रोसेसर कोर which stores copies of the data from frequently used main memory location। जो भी डेटा मेन मेमोरी लोकेशन से एक्सेस करता है प्रोसेसर, उसकी एक कॉपी कैश अपने पास होल्ड कर लेती है। कैश भी आपका तीन प्रकार का है, L1, L2, L3। तीन प्रकार का कैश होता है। L1 कैश सबसे तेज होता है, L3 सबसे धीमा होता है, L2 कैश L1 से धीमा लेकिन L3 कैश से तेज होता है। ऐसे समझो, लेवल 1 जिसे L1 कहते हैं सबसे फास्ट होता है और ये प्रोसेसर के अंदर ही लगा होता है। लेवल 2 कैश जो L2 कैश के नाम से जानते हैं, ये एक आईसी चिप में होता है। और लेवल 3 यानी लेवल 3 जिसे हम L3 कैश कहते हैं, एक सेपरेट मेमोरी होती है जो रैम से करीब करीब डबल स्पीड की होती है और इस मेमोरी का साइज 1 MB से लेकर 32 MB तक हो सकता है। छोटी सी मेमोरी है L3 जिसे कैश हम बोलते हैं। अब देखो जैसे ये सेकेंडरी मेमोरी है, यहाँ पे डेटा आपका होल्ड है, प्राइमरी मेमोरी में गया, कैश होते हुए आपका सीपीयू में पहुंचता है। तो ये कैश क्या करता है, अपने पास एक कॉपी को रख लेता है, एक कॉपी अपने पास रख लेता है। अब जब प्रोसेसर को उसी डेटा की वापस से आवश्यकता पड़ती है तो वो इस कैश से उठा लेता है, इस कैश से क्या करेगा, उठा लेगा। ठीक है, तब वो इस कैश से ही उठा लेता है तो जल्दी एक्सेस कर सकता है। फिर ये है, निम्न में से कौन सी भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है, कौन सी भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है, इसका जवाब देना है। अब भाई स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो सकती है, क्या इसमें जवाब होगा। भंडारण की सबसे बड़ी इकाई की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा हो सकता है, टीबी हो सकता है। टीबी को बोलते हैं टेराबाइट। देखो एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, केबी किलोबाइट, तो ये तो सब छोटे हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा है, टेराबाइट सबसे बड़ा मेमोरी इकाई है। क्लियर। अगला सवाल क्वेश्चन 4, गणना कार्य के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। आप ये बताइए, कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन का काम करता है, जो गणना का काम करता है, जब भी हम कंप्यूटर से कोई काम लेते हैं, कुछ अपना काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पर, तो जो एक कैलकुलेशन का काम है, जो प्रोसेसिंग का काम है, प्रोसेसिंग का मतलब जो आपने टास्क दिया अपने कंप्यूटर को, वो उस पर काम कर रहा है, आपका डेटा को प्रोसेस कर रहा है, तो उसमें जो गणना कार्य है वो कौन करता है, तो आपने कहा सर ALU करता है। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखना है, क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। अब अगर यहाँ पर देखो जो सीपीयू है आपका, इसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं मुख्य रूप से, CU, MU और ALU। अब CU का काम होता है कंट्रोल करना, जो इनपुट दिया अब ये उसको कंट्रोल करता है कि भाई जो इनपुट आया है उस इनपुट को हमें किसके पास भेजना है, प्रोसेस होने के बाद फिर उसको कहाँ भेजना है, ये कंट्रोलिंग का काम है CU का। मेमोरी यूनिट के अंदर क्या होता है, डेटा हमारा होल्ड होता है, मेमोरी यूनिट है वहां डेटा रहेगा। और ALU का काम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब यह क्या करेगा, कैलकुलेशन का काम करेगा। अब ये अर्थमेटिक गणना भी करेगा प्लस लॉजिकल गणना भी करेगा। यदि आपने कोई जोड़ घटाना गुणा भाग का काम दिया वो भी कर देगा, लॉजिकल कोई तार्किक काम दे रखा है वो भी कर देगा। तार्किक काम कैसा होता है, जैसे आपने कहा कि 2 प्रकार का डेटा है, आपने कहा इसमें से सबसे बड़ा डेटा कौन सा है, तो बता देगा सबसे बड़ा ये है। आपने कुछ कैटेगरी उसको दे दी, आप उसमें से देखना चाह रहे हो कि इसमें से ये वाली कैटेगरी को फिल्टर करके दे दो मुझे, तो उसमें से वो लॉजिकल डेटा मतलब लॉजिक तर्क पर काम कर देगा। ठीक है, आपने 2 लोगों की डेट ऑफ बर्थ दे दी, आप पूछना चाह रहे हो इसमें से बड़ा कौन है, तो वो बता देगा, तो इसको बोलते हैं तार्किक कैलकुलेशन। तो ALU दोनों प्रकार की कैलकुलेशन करता है। सो करेक्ट आंसर हमारा C हो जाएगा, ALU। अगला, निम्न में से DVD से ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता है। अब DVD जिसे हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं, आप सब DVD और CD जानते होंगे। इससे भी ज्यादा डेटा कहां पर स्टोर हो सकता है, इससे ज्यादा डेटा कहां पर होल्ड हो सकता है। धर्मपाल यादव कह रहे सर CPU होगा। नहीं बेटा, यहाँ CPU के साथ साथ जो सही सटीक जवाब है वो है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU ना दिया होता तो ठीक था CPU, बट अभी CPU करेक्ट नहीं होगा, अभी ALU आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल का जवाब क्या होगा यहाँ पर,
ब्लू रे डिस्क एक होता है ब्लू रे डिस्क, इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है। इसके अंदर सिंगल लेयर में 25 जीबी तक डेटा आ सकता है, डुअल लेयर में 50 जीबी तक डेटा आ सकता है। फिर क्या पूछा है, प्रोसेस किए हुए डेटा के सेट को कहा जाता है। अच्छा, आपने जो डेटा दिया अपने कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, अब वो प्रोसेस हो चुका है और आफ्टर प्रोसेसिंग जो अब आपको मिला उसको क्या कहा जाएगा। जयती गौतम जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बेटा समय से क्लास में उपस्थित हुआ करो, आप 15 मिनट क्लास में लेट हैं। 1-2 मिनट नहीं, कितने मिनट लेट हैं आप, 15 मिनट क्लास में लेट हैं, है ना। तो भाई समय से 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है आपकी, 9:02, 5 मिनट तक चलेगा, 5 मिनट तक आ जाया करो, 9:05 तक तो आ ही जाना है क्लास के अंदर आपको, ठीक है। देर कैसे हो जाती है, 30, 35, 40 मिनट की क्लास रहती है, उसमें भी आप 15 मिनट लेट आएंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सही जवाब है इंफॉर्मेशन। देखो, प्रोसेस होने के बाद जो डेटा है वो हमारा इंफॉर्मेशन है, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसको हम आउटपुट कह सकते हैं, वो हमारा आउटपुट है। डैश हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन दी कंप्यूटर, आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर में कौन सी हाई स्पीड मेमोरी यूज की जाती है। अभय राज ने कहा सर सी होगा। चलिए बेटा, अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है उसका जवाब देना है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सी हाई स्पीड मेमोरी यूज की जाती है, इसमें से हाई स्पीड मेमोरी कौन सी है। क्वेश्चन 7 का जवाब देना है। गुड मॉर्निंग कीर्ति भट्ट जी, गुड मॉर्निंग। चलो अब यहां देखो, यहां पर सही जवाब कैश हो जाएगा, डी ऑप्शन है। क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था हमारे कंप्यूटर, ये ध्यान से समझ लो, बार बार इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि एक तरफ से पढ़ाते हुए चलेंगे तो ये चीजें जो पढ़ा दी वो समझ लो पढ़ा दी, उसको रिवाइज करना आपकी जिम्मेदारी है। हमने कहा कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो आपने कहा सर कैश, आपने बताया, ठीक बात है। तो कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी हमारे कंप्यूटर में है। और जब जब ये सवाल आएगा कैश मेमोरी पूछता है ऑप्शन में, बट अगर कभी कैश के साथ साथ में रजिस्टर का ऑप्शन आ जाए और कैश का भी आ जाए तब रजिस्टर पहले हो जाएगा। फिर यानी कैश और रजिस्टर में कौन फास्ट है, रजिस्टर फास्ट है। कैश और रजिस्टर में कौन फास्ट है, रजिस्टर फास्ट है। नॉर्मली रजिस्टर होता नहीं है। जब भी ये सवाल एग्जाम में ट्रिपल सी में आता है कि कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है या कौन सी मेमोरी डेटा को सबसे जल्दी एक्सेस कर सकती है, तो कैश ही वहां रहता है ऑप्शन में। लेकिन रजिस्टर भी दिया है तो रजिस्टर पर जाना है। तो मैंने दोनों में कंपैरिजन करके बता दिया कि रजिस्टर और कैश में देखें तो रजिस्टर फास्ट हो जाएगा। अगला सवाल है एडसेक। एडसेक का फुल फॉर्म बस पूछा है आपसे कि भाई इसका पूरा नाम बता दो, एडसेक होता क्या है। धर्मपाल यादव जी गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे क्लास में हैं, पहली बात तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास में आप 9 बजे आ जाओ, 9:05 तक आ जाओ। उसके बाद फिर क्लास थोड़ा लेट हो जाएगी आपके लिए, सो 9:05 तक आपको हाजिर हो ही जाना है हर हालत में, ठीक है भाई, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। क्योंकि मजा जब ही आएगा जब हम लोग क्लास समय से करेंगे और आपको समय से आ जाना है। जो बातें हम कर रहे हैं वो सब सुनते रहो ध्यान से, और हर चैप्टर को हम ऐसे ही आपको पढ़ा देंगे तो 10 के 10 चैप्टर यूं ही आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे और अपना एग्जाम देंगे फरवरी वाला। तो टेंशन किसी को लेना नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट सबका आएगा, बस लगे रहो, ठीक है। ये सोचो कि हम डे बाय डे जितना पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लास लंबी होती नहीं है, 30-35 मिनट की क्लास है, मैक्सिमम 40 मिनट कभी कभी हो जाएगी। सो उतना सफिशिएंट होगा और उतना डेली पढ़ते रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। यहां पर इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका नाम था पूरा एडसेक का इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब ये जो एडसेक था ये कब बना, किसने बनाया, इसको भी जानना जरूरी है। तो नाम याद रखना है, मॉरिस विल्कीज थे। 1949 में इसको बनाया मॉरिस विल्कीज ने, याद रहेगा, ठीक है। निम्न में पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था। अब इनका ये सवाल है कि अच्छा ऐसा बताओ, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर का नाम बताओ, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर का नाम बताओ। क्या पूछा है, पहला व्यावसायिक कंप्यूटर का नाम आपसे पूछा है। तो इसका याद ये रखना है आपको भाई, जो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था वो आपका था यूनिबैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक
कंप्यूटर। ये यूनिबैक फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था, पहला, ऐसे भी आ सकता है कि पहला व्यावसायिक डिजिटल कंप्यूटर। यहां पर एक शब्द और ऐड कर सकते हैं, पहला व्यावसायिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो यूनिबैक था। देखो, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको डेवलप किसने किया ये जानना बहुत जरूरी है। जॉन प्रेस्पर एकैट एंड जॉन मॉसली ने इसको 1951 में बनाया। 1951 में यूनिबैक बनाया किसने, जॉन प्रेस्पर एकैट एंड जॉन मॉसली ने इसको डेवलप किया था। बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है, बायोस का नाम है या फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये बायोस जो है वो किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो बायोस कोई स्टोरेज डिवाइस है ही नहीं, ऑप्शन डी है। बायोस को क्या बोलते हैं, बायोस को बोलते हैं फर्मवेयर बोलते हैं, नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। देखो यहां समझो, बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इन कंप्यूटिंग, BIOS is firmware used to perform hardware initialization during the booting process and to provide runtime services for operating system. BIOS firmware comes pre-installed on a personal computer system board and it is the first software to run when powered on. अब शायद ये सब समझ ना आया हो तो आप ऐसे समझो कि जो BIOS होता है, BIOS एक छोटा सा प्रोग्राम है। इतना समझ में आया आपको, हाँ सर प्रोग्राम है। इसमें होता क्या है, तो आपके कंप्यूटर में एक रोम चिप लगा होता है, इस रोम चिप के अंदर ये बायोस पड़ा होता है, इस रोम चिप के अंदर ये बायोस नाम का प्रोग्राम डाल दिया जाता है। और ये जब रोम बना रहे होते हैं तभी डाल दिया जाता है, तभी इसको बोलते हैं ये प्री इंस्टॉल्ड होता है। कैसा होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है, इसको इंस्टॉल नहीं करा जाता है, रोम चिप के अंदर पहले से ही ये पड़ाया आता है। तो बायोस को एक नाम दिया गया है, वो नाम क्या है, फर्मवेयर। अब आपको सर इसका नाम फर्मवेयर क्यों दिया गया है, क्योंकि ये हार्डवेयर पर इनिशियलाइज होता है, ये पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है बायोस जो किसी हार्डवेयर पर इनिशियलाइज होता है, किसी हार्डवेयर से कनेक्ट होता है। पहला बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको बोलते हैं। हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो बूट करने का, इसको बोलते हैं बूट करना, तो ये बूटिंग का काम बायोस ही करता है। रोम के अंदर ये रखा होता है, अगर ये ना हो तो कंप्यूटर खुलेगा ही नहीं, कंप्यूटर बूट ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ बायोस जो है वो एक प्रकार का फर्मवेयर है, इसका नाम याद रखना है, फर्मवेयर है। ठीक है, पेन ड्राइव एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। क्या पेन ड्राइव आपकी प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, क्या पेन ड्राइव एक प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है, आपका जवाब इसमें क्या होगा, क्या पेन ड्राइव एक प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, इसमें जवाब दीजिएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, फॉल्स। नहीं भाई, प्राइमरी नहीं है, ये तो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है। निम्न में से कौन सा डिवाइस ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में बदल देता है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। अब ऑडियो को डिजिटल में बदलने के लिए किसका यूज होता है, साउंड कार्ड है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। साउंड कार्ड यहाँ पर अगर नहीं ऑप्शन में दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप माइक्रोफोन पर जा सकते हैं, तो माइक्रोफोन पर आप जा सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर किसी टेक्स्ट फाइल को बनाने, परिवर्तित तथा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है वो किसी टेक्स्ट फाइल को बनाता है, उसमें कोई बदलाव करना है तो करेगा और स्टोर करना है तो करेगा। तो इसका जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर पहला होगा, ऑप्शन पहला फर्स्ट हो जाएगा। एक कंप्यूटर सिस्टम एक समय में एक से अधिक वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करके रखा जा सकता है, मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम में एक से अधिक ब्राउज़र भी इंस्टॉल करके आप रख सकते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में एक से अधिक ब्राउज़र भी आप इंस्टॉल करके रख सकते हैं, अधिक ब्राउज़र आपको चलाने हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा यस, ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल। फिर पूछा है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है, यानी जिसको कोई भी एक्सेस कर ले, कोई भी उसमें बदलाव कर दे, इसको बोलते हैं ओपन सोर्स। क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स होते हैं,
बायोस द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है जो ये जानने की कोशिश करता है कि कोई हार्डवेयर घटक ठीक से कार्य कर रहा है या फिर नहीं। बताओ इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा साउंड नहीं आ रहा है, ओके 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 ओके, ऐसा क्या हुआ। हेलो हेलो हेलो, ओके अब होगा, अब साउंड आ रहा होगा ना। ये यार कम हो गया, मेरी तरफ से ही कम हो गया मुझे लगता है धोखे से। चलो यहाँ तक साउंड था क्लियर, ये सब मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं एक बार। देखो पेन ड्राइव एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है, ये तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा था कि कौन सा डिवाइस ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में बदलता है, तो साउंड कार्ड जो था वो आपका राइट आंसर है। और कई बार साउंड कार्ड ऑप्शन में नहीं है तो माइक्रोफोन आ जाएगा, और यहीं से साउंड खराब हो गया था मुझे लगता है, तो यहाँ ऑप्शन सी होगा। फिर पूछा है टेक्स्ट एडिटर्स किसी टेक्स्ट फाइल को बनाने, परिवर्तित तथा स्टोर करने के लिए प्रयोग होता है, तो हाँ जी ठीक बात है, किसी भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम के अंदर किसी फाइल को बना सकते हैं, सेव रख कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। फिर कह रहा है एक कंप्यूटर सिस्टम एक समय में एक से अधिक ब्राउजर इंस्टॉल करके रखा जा सकता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में एक समय में एक से ज़्यादा ब्राउजर भी आप रख सकते हैं, एक से अधिक ब्राउजर भी आप रख सकते हैं। वॉइस क्लियर है, बता देना कमेंट बॉक्स में। तो हाँ रख सकते हैं। आगे देखो कौन सा सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है, तो भाई ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री में आपको मिल जाता है, ओपन सोर्स होता है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं और ये फ्री में कर सकते हैं। इसे ओएसएस कह सकते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। कंप्यूटर चालू करने पर बायोस द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है जो यह जानने की कोशिश करता है कि कोई हार्डवेयर घटक ठीक से कार्य कर रहा है अथवा नहीं। तो जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमने आपको बताया था कि वहां पर सबसे पहले बायोस नाम का प्रोग्राम एक्टिवेट होता है, और जो ये बताता है कि कौन सा उसके बाद जब बायोस नाम का प्रोग्राम एक्टिवेट होता है तो वहां पर सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा रन होता है जो ये बताता है कि सभी हार्डवेयर घटक ठीक से काम कर रहे हैं अथवा नहीं, तो उसका नाम है पोस्ट। इसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये क्या करता है, ये चेक करेगा तुरंत ही, जैसे आप ऑन करेंगे तुरंत ये चेक करेगा कि सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक सभी ठीक हैं अथवा नहीं। कुछ उसमें एरर होता है तो सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम रन होगा वो पोस्ट का होगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट फुल फॉर्म याद रखना है। निम्न में से कौन सी सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस निम्न में से कौन सी है। भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो, अपने आंसर्स जो है वो बताए रहा करो, है ना। आप लोग बताते नहीं है आंसर, तो सभी बच्चे अपने आंसर्स अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखा करें। यहाँ ऑप्शन सी है माउस हो जाएगा। सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है, माउस है, क्योंकि माउस के द्वारा आप किसी को पॉइंट आउट कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि माउस एक इनपुट तो है ही। अब हम यहाँ टिक करते हैं, यहाँ टिक करते हैं, यहाँ टिक करते हैं, जहां मन होगा वहां टिक कर सकते हैं, हम चीजों को पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ माउस हो जाएगा जो सबसे कॉमन है। मोनोक्रोम किस प्रकार का मॉनिटर है, मोनोक्रोम किस प्रकार का मॉनिटर है, जवाब देना है आपको। सही जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। मोनोक्रोम किस प्रकार का मॉनिटर है, CRT है, इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। LCD को बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED को बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, OLED को बोलते हैं ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये सभी फुल फॉर्म भी याद रखना है। अगला सवाल है SMPS का पूरा नाम क्या होता है। SMPS से आप क्या समझते हैं। SMPS का मतलब हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या हो जाएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब ये क्या करता है, जैसे ये हमारे CPU के अंदर पीछे लगा होता है SMPS, यहाँ पर मैंने निकाल कर रख दिया। ये पावर सप्लाई आपके घर में है, वो यहाँ पर आप देंगे तो ये AC का करंट है। अब ये क्योंकि कंप्यूटर के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो DC से चलते हैं, तो ये AC को आगे DC में बना देगा, AC टू DC कर देगा। तो ये पावर सप्लाई का मोड ही स्विच कर देता है, इसका नाम ही रखा गया है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। फिर कह रहा है DVD जो है किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई, DVD की शुरुआत किस वर्ष हुई, इसका जवाब दीजिएगा। तो DVD की शुरुआत कब हुई थी, 1995 में हुई थी।
देखो डीवीडी एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है और इसकी शुरुआत, इसको डेवलप किया गया था 1995 में, रिलीज किया गया था 1996 के अंत में। ठीक है, एक ऑप्टिकल डिस्क है, डेटा स्टोरेज के लिए इसका यूज होता है। सोनी कॉर्पोरेशन ने, पैनासोनिक, तोशिबा, फिलिप्स, सैमसंग ग्रुप के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? अब देखो कंप्यूटर पेरिफेरल क्या होता है, ये सवाल है कि भाई कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस कौन सी है। पेरिफेरल का मतलब होता है कि जो डिवाइस हम अपने कंप्यूटर में एक्सटर्नली यूज करते हैं, जो डिवाइस हम अपने कंप्यूटर में बाहर से यूज करते हैं, वो डिवाइस पेरिफेरल होती है। तो यहां पर पेरिफेरल कौन सा है? आपका मदरबोर्ड हो जाएगा। अरे मदरबोर्ड तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा नहीं है ये पूछा है। हाँ अब ठीक है, प्रिंटर, माउस, स्पीकर, तो ये सब बाहर से लगाते हैं। मदरबोर्ड आपका जो है वो सिस्टम के अंदर ही होता है, तो मदरबोर्ड पेरिफेरल नहीं है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब आपके पेरिफेरल में आ जाते हैं। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? आपको क्या बताना है? ब्लूटूथ का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? इसका जवाब हो जाएगा एरिक्सन ने किया था। अब नाम देखो, याद रखना है, जाप हार्टसन थे, नीदरलैंड के थे जाप हार्टसन। इन्होंने एरिक्सन नाम की कंपनी थी, वहां पर ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। इन May 1998 द ब्लूटूथ SIG स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप was launched with IBM and Ericsson as the founding signatories and a total of 5 members, जिसमें Ericsson, Intel, Nokia, Toshiba, IBM ये शामिल थे। The first consumer Bluetooth device was launched in 1999। 1999 में पहला ब्लूटूथ डिवाइस इन्होंने लॉन्च किया। इसकी जो रेंज है वो लगभग 10 मीटर 33 फीट के आसपास। ठीक है, और ये नेटवर्क कौन सा है? पैन नेटवर्क है। ब्लूटूथ में कई बार पूछता है एग्जाम में कि भाई कौन सा नेटवर्क होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क इसमें होता है। प्रोग्राम की एक्सेस स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उपयोगिता को आप किस नाम से जानते हैं? ऐसी उपयोगिता जो प्रोग्राम की स्पीड को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो प्रोग्राम की एक्सेस स्पीड बढ़ाने वाली उपयोगिता को आप किस नाम से जानते हैं? बताओ, एक्सेस स्पीड को बढ़ाने वाली उपयोगिता को आप किस नाम से जानते हैं? तो यहां पर हो जाएगा डिस्क डिफ्रेगमेंटर, इसको हम डिस्क डिफ्रेगमेंट कहते हैं। अगला सवाल है, माउस एक पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण है। माउस एक पेरिफेरल डिवाइस है, आप बताइए। अभी अभी मैंने एग्जांपल दिए थे आपको, तो जल्दी से जवाब दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या माउस एक पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आता है? आपका जवाब है यस, माउस एक पेरिफेरल में आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा कंप्यूटर में जितने भी उपकरण बाहर से यूज करेंगे वो सारे के सारे पेरिफेरल कहलाएंगे। तो माउस एक पेरिफेरल है, कीबोर्ड एक पेरिफेरल है, ये सब आपके पेरिफेरल में आ जाएंगे। माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तुलना में तेजी से काम करता है। जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है वो मिनी से तेज है, मिनी से फास्ट है। क्या ऐसा है? नहीं। तो इसका जवाब क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी फॉल्स करोगे। देखो सबसे कम माइक्रो, उससे फास्ट मिनी, उससे फास्ट मेन फ्रेम, उससे फास्ट सुपर कंप्यूटर, ये सब याद रखो। ठीक है, ये डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, माइक्रो, मिनी मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, 4 भागों में इसको बांटा गया है, याद रखना है। ठीक है, तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त होगा। अपने मॉक टेस्ट भी डेली करते रहना, वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हैं, उसको करते रहना है। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे कर लेना। और डेली मॉक टेस्ट के लिए वेबसाइट आपको बता ही दी हमने, यहाँ पर अपने मॉक टेस्ट आप करते रहेंगे। और एक व्हाट्सएप चैनल भी बना लिया है हमने, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो जाना यदि आप अभी तक व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो। ठीक है, तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करेंगे। अगला क्लास कल सुबह 9 बजे लाइव होगा, उसमें आइएगा। और आज और इससे पहले जो हम क्लास आपको दे चुके हैं थ्योरी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में, उसको देखना है। थ्योरी की 2 क्लास करवा दी है, लाइव में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की 1 क्लास करवा दी है। तो थ्योरी की 1 क्लास आगे रखेंगे, आपसे एक्स्ट्रा रखेंगे। तो पहले थ्योरी को पढ़ो, उसके बाद इस लाइव क्लास के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करो, ताकि फिर आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि थ्योरी में समझा चुके होंगे, अब उस लाइव क्लास के अंदर आप उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन यही समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।